हेलो बच्चों, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का केंद्रीय शासन का गठन लेते हैं। उसके द्वारा जो केंद्रीय शासन का किस प्रकार से गठन किया गया था, ये हम आज के टॉपिक में करते हैं। आज का टॉपिक लेते हैं। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य उसे लोक कल्याणकारी बनाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक और तो विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा आर्थिक हितों की ओर बल दिया गया, तो दूसरी ओर शोषणात्मक एवं विघटनात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर जनता का जीवन संपन्न बनाने के ध्येय से कठोर नियम बनाए गए। तत्कालीन मापदंड के अनुसार चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध लोक हितकारी राज्य की धारणा को चरितार्थ करता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था। उन विभागों को तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जो अमात्य कहलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि धार्मिक कसौटी से शुद्ध किए गए अमात्य को फौजदारी तथा दीवानी की कसौटी से शुद्ध किए अमात्य को वित्त, गृह या भंडार मंत्री बनना चाहिए। प्रेम वासना की कसौटी पर शुद्ध किए गए अमात्य को क्रीड़ा केंद्रों का मंत्री नियुक्त करना चाहिए। जो इन कसौटियों पर खरे न उतरे उन्हें खान, लकड़ी और हाथियों के जंगल व कारखानों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अमात्यों को कार्यकारी या न्यायिक पदों पर रखना चाहिए। स्ट्रैबो ने मैगस्थीनिस के आधार पर लिखा है कि सातवीं जाति में राजा के सलाहकार तथा होते का काम। एरे ने लिखा है कि इन्हीं लोगों में से शासकों, गवर्नरों, कोषाध्यक्षों, सेनाध्यक्षों, नौसेना के कमांडरों, आय व्यय नियंत्रकों तथा कृषि कार्य की देखरेख करने वालों का भी चयन किया जाता था। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक ढांचे में अमात्यों को बड़ा महत्व बताया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे 21 विभागों की सूची दी गई है जिनके लिए अलग अलग अमात्य या अध्यक्ष नियुक्त होते थे। इन अध्यक्षों को 1200 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। इस प्रशासनिक ढांचे में उच्च श्रेणी के पदाधिकारी भी थे जिनको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्री परिषद से ऊपर मंत्रियों में एक कैबिनेट होती थी। इनके सदस्यों को महामंत्री कहा जाता था और उनका वेतन 48,000 वार्षिक पर्ण होता था, जो आज के 4,000 रुपए मासिक के समान होते। कैबिनेट मंत्रिमंडल के पदाधिकारी निम्नलिखित होते थे। पहला, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित। ये दोनों ही पद अलग अलग थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में प्रधानमंत्री को ही संभवतः पुरोहित का कार्य भी संभालना पड़ता था। राजा पर इस व्यक्ति का बहुत प्रभाव होता था और प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण विषयों में वह राजा को सलाह देता था। दूसरा, समाहर्ता, राजस्व मंत्री। इसका कार्य राज्य के करों को एकत्र करना होता था। यह कार्य अन्य अध्यक्षों के सहयोग से पूर्ण किया जाता था। तीसरा, सन्निधाता, कोष मंत्री। इसके अधीन सरकारी कोष होता था। चौथा, सेनापति, सेना मंत्री। यह युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था तथा उसे सामरिक मामलों का अच्छा ज्ञान होता था, परंतु युद्ध और शांति के मामलों में सम्राट को परामर्श देने के लिए कुछ विशेष प्रभावशाली व्यक्तियों की समिति और होती थी, पर इस समिति की राय मानने को सम्राट बाध्य नहीं था। पांचवा, युवराज। यह राजा का ज्येष्ठ पुत्र तथा राज्य का भावी स्वामी होता था। प्रशासन का अनुभव कराने की दृष्टि से उसे सिंहासनारूढ़ होने से पहले कोई विभाग सौंपा जाता था। छठा, प्रतिष्ठा। यह एक न्यायाधीश होता था और उसका कार्य राज्य को नैतिक अपराधों से मुक्त रखना होता था। सातवां, व्यवहारिक। धार्मिक न्यायालयों के अध्यक्ष को व्यवहारिक कहते थे। आठवां, नायक। यह सैन्य संचालन का कार्य करता था तथा छावनी निर्माण का कार्य भी इसे ही देखना पड़ता था। कुछ विद्वानों ने इसे कोतवाल बताया है। नौवां, कार्मंतिक। यह उद्योग मंत्री होता था और वह राजकीय उपयोग लेने वाले संस्थाओं की देखभाल करता था। 10वां, मंत्री परिषदाध्यक्ष। यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। 11वां, दंडपाल। यह भी एक सेनाधिकारी होता था और उसका कार्य सेना संबंधी सामान जुटाना होता था। 12वां, अंतपाल। यह विदेशी आक्रमणों से देश को सुरक्षित रखना अंतपाल का कार्य था और वह सीमा पर निर्मित दुर्ग व छावनियों की व्यवस्था करता था। 13वां, दुर्गपाल। राज्य की आंतरिक सुरक्षा का भार इसी अधिकारी पर होता था।
पहले हमने जो दंडपाल कहा था, ये सेनाधिकारी होते हैं। अंतपाल जो कि विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षित रखना उसका कार्य था। दुर्गपाल जो कि आंतरिक सुरक्षा का भार इस अधिकारी पर होता था। 14 पौर, इसके अधीन राजधानी की शासन व्यवस्था होती थी। 15 प्रशासता, यह राजा की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था। 16वां द्वारिक, राजमहल की सुरक्षा का भार इसके ऊपर होता था और वह राजप्रासाद में आने वाले तथा प्रासाद से जाने वाले व्यक्ति पर दृष्टि रखता था। 17वां आंतरवर्षिक, यह राजा के निजी अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। 18वां आठविक, यह वन विभाग का मंत्री होता था और इसका स्थान भी महत्वपूर्ण होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन विशालकाय था और वह नौकरशाही की योग्यता तथा वफादारी पर निर्भर रहता था। प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री के अनुसार मौर्यकालीन नौकरशाही अत्यंत विशाल एवं बड़ी संख्या में थी और वह देश के प्रत्येक आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त थी। मंत्रिपरिषद का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था। चाणक्य का कहना था कि इसलिए मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए ऐसा स्थान निर्मित होना चाहिए जहां पक्षियों की भी दृष्टि न पड़े, जहां बाहर व्यक्ति बात सुनने में सक्षम न हो। कहने का आशय केवल इतना ही है कि मंत्रिपरिषद की बैठक गुप्त स्थान में और उसके निर्णय भी गुप्त ही रखे जाए। यदि कोई मंत्री भेद खोले तो उसे जान से मार दिया जाए। अति गोपनीय विषयों पर चंद्रगुप्त अपने मंत्रियों से भी मंत्रणा नहीं करता था, वह एक एक मंत्री से सलाह करता था। इस पर भी चाणक्य की मंत्रणा थी कि राजा सीधी बात न पूछकर उल्टी पूछे ताकि मंत्री के मन की सही बात स्पष्ट हो सके और अपने मंतव्यों को चंद्रगुप्त के समक्ष रख सके। इस हेतु मंत्रिपरिषद के भीतर 3-4 मंत्रियों की एक छोटी उपसमिति भी रखता था जो कि मंत्रिण कहलाती थी। ये मंत्री एक प्रकार से अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री या पुरोहित, सेनापति, युवराज और एकाधिक अन्य मंत्री होते थे। बहुमत बहस से निर्णय लिया जाता था, पर यदि उसे बहुमत से लिया निर्णय भी कार्य सिद्धि कर प्रतीत नहीं होता तो सम्राट को जो उचित लगता वह करता था। चाणक्य कहता था कि निर्बल शासक के शासनकाल में ही जनता विरोध या विद्रोह करती है, अतः राजा को शक्तिशाली होने के साथ साथ गुण संपन्न भी होना चाहिए। यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन में शक्तिशाली तथा कूट स्थानीय बने रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। फिर भी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को योग्य मंत्री नियुक्त करने की मंत्रणा दी। प्रजा का कल्याण करना राजा का प्रमुख कार्य होता, अतः वह प्रथम प्रजा की भलाई पर ध्यान देता था। अब हम बच्चों करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजस्व। चंद्रगुप्त के राज्य में नौकर धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा अधिकारियों को वेतन भी नकद दिया जाता था। इसके अतिरिक्त विशाल सेना थी, अतः यह भी आवश्यक था कि राज्य के आय के साधन भी पर्याप्त हो। राज्य के आय का प्रमुख साधन भूमि कर था और उपज का 1/4 लिया जाता था। कुछ अवस्थाओं में उपज का 1/6 या 1/8 भाग भी लिया जाता था। भूमि कर को सीता कहा जाता था और भूमि कर की वसूली की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। समाहर्ता इस कार्य को करता था और सम्राट का किसानों से सीधा संपर्क था। कौटिल्य ने राज्य की आय के अन्य कई साधनों का उल्लेख किया है। राष्ट्र को खनिज, सेतु, वन, ब्रज और वणिक पथों से भी आय होती थी। अपराधियों को जुर्माने से दंडित किया जाता था। वेश्या व अचल संपत्ति पर भी कर लगाया जाता था। बगीचों से आय होने वाले सेतु कहलाती थी। व्रज के अंतर्गत मवेशियों से आय होती थी। चंद्रगुप्त बिक्री कर भी लेता था। जो वस्तुएं गिनकर बेची जाती थी उन पर 9.5% टैक्स तथा जो तौलकर दी जाती थी उस पर 5% कर लिया जाता था। नाप कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 6% टैक्स था। नगरों से होने वाली आय को दुर कहा जाता था और शराब व नमक बनाने वालों से भी कर लिया जाता था। जुआरियों से भी टैक्स वसूल किया जाता था। शिल्पकार व कसाई भी सरकार को कर चुकाते थे। आय कर भी प्रचलित था। अच्छी आमदनी वालों से टैक्स लिया जाता था। राज्य के कार्यों के अलावा जनहितकारी सिंचाई, सड़कों का निर्माण आदि कार्यों पर खर्च किया जाता था। बेगार प्रथा भी उस समय प्रचलित थी, परंतु चाणक्य का कहना था कि सम्राट अपनी प्रजा से उसी प्रकार कर वसूल करे जिस प्रकार बाग के फल पक जाने पर तोड़े व एकत्रित किए जाते थे। अब हम आते हैं बच्चों न्याय विभाग। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय सुव्यवस्थित था। प्रत्येक ग्राम, नगर व जनपद में न्यायालय की व्यवस्था थी। नगरों में न्यायालयों में व्यवहारिक महामात्य कार्य करते थे, जबकि ग्राम की अदालतों में राजउक न्याय करते थे।
गांव के छोटे अभियोग वहां के मुखिया ग्रामीण द्वारा तय किए जाते थे। ग्राम अदालतों तथा राजा की अदालतों, पाटलिपुत्र के अलावा अदालतें दो प्रकार की होती थी। पहली धर्मस्थीय, दूसरी कंटक शोधन। धर्मस्थीय अदालतें एक प्रकार से दीवानी अदालतें होती थी तथा कंटक शोधन न्यायालय एक प्रकार से फौजदारी अदालतें होती थी। कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाते थे। विविध अध्यक्षों व राजपुरुषों पर वह नियंत्रण रखता था। वह बेईमानी न कर सके तथा अपराधियों से रिश्वत न ले सके, इसकी देखभाल भी वही करता था। धर्मस्थलीय अदालतों के अधिकारी धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाते थे। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजशासन का अध्ययन करके दंड का निर्णय करना चाहिए। इन चारों में राजशासन, राजाज्ञा को प्रमुख माना जाता था। इस न्यायालय में इस प्रकार के अभियोग पेश होते थे: दो व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पारस्परिक मामले, मानहानि के अभियोग, जुए संबंधी झगड़े, इनके अलावा पति पत्नी के झगड़े भी यही अदालतें सुनती थी। ग्राम अदालत के ऊपर संग्रहण, दौड़मुख, स्थानीय और जनपद स्तर की अदालतें होती थी। सबसे ऊंचा न्यायालय पाटलिपुत्र का न्यायालय होता था, जिसमें न्याय स्वयं सम्राट करता था और प्रत्येक अभियोग के लिए आवेदन पत्र देना होता था, जिसमें वादी और प्रतिवादी के विषय में ज्ञातव्य बातें लिखी होती थी। फिर प्रमाण, साक्ष्य और सरकारी जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाते थे। फौजदारी नियम उस समय कठोर थे। जुर्माने के से लेकर अंग भंग की सजा दी जाती थी। यातनाएं उसी अवस्था में दी जाती थी जबकि अपराधी अपना अपराध स्वीकार न करे। ऐसी यातनाएं 18 प्रकार की होती थी। अंग भंग, व्यभिचारी व विश्वासघाती का किया जाता था। राज्य कर्मचारियों को चोरी के छोटे अपराधों में ही प्राणदंड दिया जाता था। चंद्रगुप्त की कानून व्यवस्था के कठोर होने का समर्थन कौटिल्य व मेगस्थनी दोनों ने ही किया है। कानून की कठोरता के कारण ही कई इतिहासकार उसकी न्याय व्यवस्था को अमानुषिक मानते हैं, पर यथार्थ में देखा जाए तो इसकी न्यायिक कठोरता ही अपराधी के अवरोध में बहुत कुछ सफल रही। नंदराज के हितैषी भी उसके राज्य में बहुत समय तक जीवित रहे थे, अतः कठोरता आवश्यक है। यूनानी लेखकों ने ऐसे न्यायाधीशों की भी चर्चा की है जो भारत में बसने वाले विदेशियों के मामलों पर विचार करते थे। अदालतें किन कानूनों के आधार पर निर्णय देती थी, इसका भी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। सैन्य संगठन और इसमें शक्तिशाली सेना की आवश्यकता पड़ी उपरांत उस बनाए रखने की समस्या उसके सम्मुख प्रमुख रूप से प्रस्तुत थी और उसका समाधान भी सुसंगठित सेना द्वारा ही हो जाता था। अतः चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना का गठन किया और उसकी सेना के 3 भाग थे। पहला दुर्ग और रक्षा, दूसरा अस्त्र शस्त्र निर्माण और शस्त्रागार और तीसरा सेना। दुर्ग उस समय 5 प्रकार के होते थे। पहला स्थल दुर्ग, दूसरा जल दुर्ग, तीसरा वन दुर्ग, चौथा गिरि दुर्ग, 5वां मरु दुर्ग। शस्त्रों के निर्माण में सरकार का एकाधिकार था और कारखानों में शस्त्र दोनों ही प्रकार, रक्षात्मक व आक्रामक के बनते थे। चंद्रगुप्त की सेना चतुरंगिनी, रथ, हाथी, अश्व वह पैदल थी और मेगस्थनी के अनुसार उसकी सेना 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। हालांकि चंद्रगुप्त जानता था कि राजा पोरस की पराजय उसके हाथियों के कारण हुई थी, तथापि उसने अपनी सेना में हाथियों के महत्व को कम नहीं किया था। कौटिल्य ने सैनिक गठन में भी वर्ण व्यवस्था का महत्व बताया है। उसका कहना है कि क्षत्रिय सर्वाधिक कुशल सैनिक होते तथा ब्राह्मण सेना के योग्य नहीं होते। सैनिकों को वेतन नियमित रूप से मिलता था तथा इतना मिलता था कि सैनिक अपना गुजारा कर ले। सैनिकों के विषय में मेगस्थनीज लिखता है कि उनका वेतन इतना था कि वे इससे सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। अब हम आते हैं बच्चों गुप्तचर विभाग। चंद्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग की भी व्यवस्था की थी। गुप्तचरों के माध्यम से राज्य में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता रहता था। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को एफॉरी या इंस्पेक्टर कहता है। उसके कथानुसार यह लोग पूरे साम्राज्य की गतिविधियों पर निगाह रखते थे तथा सम्राट के पास उनकी रिपोर्ट पहुंचाते थे। यही कारण है कि सबसे अधिक विश्वस्त व कार्यकुशल लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता था और इस कार्य में उन्हीं लोगों को दीक्षित किया जाता था जो कि उत्तम आचरण के होते थे। गुप्तचर राज्य में विद्यार्थी, गृहस्थी, व्यापारी तथा महात्माओं के रूप में घूमते थे। हाथ देखने की कला के परिचित लोगों को इस विभाग में सहर्ष लिया जाता था क्योंकि वे आसानी से जनसंपर्क में आ सकते थे। मंत्री लोगों पर स्त्रियां गुप्तचर का कार्य करती थी। वेश्याओं को भी गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था। गुप्तचर भी 2 प्रकार के होते थे,
पहला संस्था तथा दूसरा संचार। संस्था में वे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर घटनाओं का पता लगाते थे, तथा संचार में वह गुप्तचर होते थे जो इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर गुप्तचर का कार्य करते थे। मेगास्थनीज का कहना है कि गुप्तचरों का उस समय अलग ही वर्ग बन गया था। ये गुप्तचर सम्राट की आंख और कान स्वरूप होते थे। अब नेक्स्ट हम अशोक के बारे में बच्चों पढ़ेंगे।